नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़की भाजपा। झारखंड बंद का किया ऐलान। कहा, बच्चों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है हेमंत सोरेन सरकार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, छात्रों की मांग पर तुरंत हो सीबीआई जांच का आदेश। झारखंड में छात्र आंदोलन के प्रति कांग्रेस के रवैये पर भाजपा का कड़ा प्रहार। जेपी नड्डा ने कहा, दोहरा रवैया अपना रही है कांग्रेस। रांची में राहुल गांधी के इशारे पर छात्रों के लिए लगाए गए कंटीले तार। केरल में पीएससी रैंक होल्डर्स का विरोध प्रदर्शन 36वें दिन भी जारी। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर एलपीएसटी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। नियुक्ति आदेश में देरी पर अभ्यर्थियों में नाराजगी। युवाओं ने कहा, सतीशन सरकार कब सुनेगी बेरोजगारों की आवाज। लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 और राज्यसभा में बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 हुआ पारित। बिल के जरिए डिजिटल रिकॉर्ड को मिलेगा कानूनी आधार। यूपीआई पर वित्त मंत्री ने कहा, विधेयक में लेन देन करने वालों पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए रहेगा मुफ्त। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 47 लोगों की मौत। बड़ी संख्या में लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका। राहत एवं बचाव कार्य जारी। और सबसे पहले बात झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की। झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कई बार लाठीचार्ज किया गया और सरकार ने बच्चों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बंद सुबह 8 बजे शुरू होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य में बंद रखा जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पर बिना देरी किए मुख्यमंत्री को पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। बीजेपी ने जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इस राज्य में किस प्रकार से दमनकारी तरीके से हेमंत सोरेन जी की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, किस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ में, हमारे छात्रों के साथ में विगत 6 वर्षों से अन्याय अत्याचार करने का काम किया है। हजारों की संख्या में हमारे बच्चे, हमारे छात्र रात दिन जयपाल सिंह स्टेडियम परिसर में सरकार को जगाने के लिए, सरकार को जो उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं उसके विरुद्ध परीक्षाओं को रद्द करने के लिए, सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार बिल्कुल दंडात्मक रवैये अपनाने का काम कर रही है। बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्ण व्यवहार, और पहली दफा आज ही व्यवहार नहीं क्या बच्चे अभी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। बच्चों ने 2024 से ही लगातार आंदोलन कर, कई दफा लड़कों के साथ इसी प्रकार से बर्बरतापूर्ण व्यवहार, लेकिन इस बार बच्चे बिल्कुल उत्साह जोश खरोश के साथ पिछले 15-16 दिनों से
जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना पर बैठे। और मैं इतना ही कहूँगा कि चूँकि झारखंड में चाहे जेसीसी हो या जेपीएससी, दोनों ही संस्थान में जितनी भी जो नौकरी की जो एग्जाम लिए, वैकेंसी जो निकाली गई, दोनों ही संस्थान ने इन 6 वर्षों में नौकरियों को बेचने का काम किया और बच्चे उसके लिए संघर्ष करते रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। जेपी नड्डा ने एक बार फिर राहुल गांधी को सदन में आने की चुनौती देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और राहुल गांधी को सदन में करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने झारखंड में छात्रों की आवाज को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल किए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि वहां छात्रों के खिलाफ बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए गए और इसमें राहुल गांधी की भूमिका रही। जेपी नड्डा ने यह भी साफ किया कि जंतर मंतर पर ना तो कोई गोली चली और ना ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। और अब भाई आपको केरलम लेके चलते हैं, जहां 36 दिनों से छात्र हड़ताल पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर छात्रों की गूंज नाम के कार्यक्रम में शामिल हैं, लेकिन केरल में छात्रों की गूंज उन्हें नहीं सुनाई देती। मेरिट लिस्ट में नाम, परीक्षा के हर पड़ाव को पार कर लिया, चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन नौकरी का नियुक्ति पत्र अब भी कोसों दूर। केरल में लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती के रैंक होल्डर्स का आंदोलन आज 36वें दिन भी जारी है। 300 से ज़्यादा अभ्यर्थी और 4 जिलों के रैंक होल्डर्स लगातार नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया के सभी चरण पूरे करने के बावजूद अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। महीनों से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि उम्मीदवारों को घास खाकर अपना अनोखा विरोध प्रदर्शन जताना पड़ रहा है। हालांकि इसके बाद भी केरल में कांग्रेस की सरकार छात्रों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, इन युवाओं की उस पीड़ा का है जिसे लेकर वे लगातार सरकार के सामने आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांग को लेकर सभी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रास्ते अपनाए, लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर से अब तक कोई रचनात्मक पहल नहीं हुई। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट में नाम आने के बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर बैकडोर से ज्वाइनिंग देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों का सवाल बेहद सीधा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार अगर छात्रों की नहीं सुनेगी तो छात्र अपनी पीड़ा आखिर किससे कहेंगे। We are lower primary school teachers and PSC exam was conducted and rank list was published before 1 year and 2 months. That it has passed 1 year 2 months, but over 4 districts there has been completed or there has started a zero appointment or there is no appointment for even the first rank holder. दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बार फिर जंतर मंतर पर हुई छात्रों के साथ हुई घटना पर संसद में स्टेटमेंट देने की मांग दोहराई और साथ ही चंदा विवाद मामले में प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन की अपनी पुरानी मांग को फिर दोहराया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकारों को बताया कि सरकार जंतर मंतर की घटना पर व्यापक चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री पूरी जानकारी संसद को देंगे, लेकिन राहुल गांधी अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। इसका मतलब राहुल गांधी और विपक्ष चर्चा से डर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को गृहमंत्री का जवाब सदन में सुनना ही होगा। सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं।
अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। वहीं आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में बने गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी दलों के सदन नेताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ सदन में सुनाई देनी चाहिए, इसके लिए सभी मिलकर रास्ता निकालें, गतिरोध तोड़ने के लिए सहमति बनाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए जितना समय मांगेंगे उतना समय मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों की प्रभावी भागीदारी हो और सदन की सार्थक और रचनात्मक विचार विमर्श देश की जनता सुने, इस दिशा में सभी विचार करें। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सदन की कार्यवाही सुचारू, सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित हो, ताकि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को सदन के गलियारों में इंतजार करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता। इन मुद्दों की आवाज़ इसी सदन में उठनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका समाधान तलाशा जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से लोकसभा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह की भी मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री हर तरह से सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं और उपस्थित भी रहते हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ चर्चा से भाग रहा है। सभी बिल, संशोधन बिल जितना भी है तो पास करा रहे हैं। आज ही राज्यसभा में देखिए कई एक वित्तीय बिल पास हो गया, इसलिए उनको न करने से क्या होगा, वो तो उन अपना जवाबदेही समझे वो लूज कर रहे हैं जनता के दृष्टिकोण से। यूपीआई पेमेंट को लेकर सरकार ने साफ किया है कि आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई सेवाएं मुफ्त बनी रहेंगी। भुगतान और निपटान प्रणाली कानून में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई पर शुल्क लगाए जाने की आशंकाओं के बीच वित्त मंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया है। राज्यसभा में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई लेन देन करने वालों पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त रहेगा और कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि एक निश्चित सीमा से ऊपर कुछ व्यापारी लेन देन पर मामूली एमडीआर लागू किया जा सकता है। एमडीआर पर अंतिम फैसला एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली यूपीआई और सेवा संचालन समिति करेगी। सरकार ने कहा कि संशोधन का मकसद यूपीआई को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। The amendment does not contemplate a blanket charge on vegetable vendors, चाय वाले, फ्लावर वाले, ऑटो ड्राइवर्स, किराना स्टोर, किसी के ऊपर हम कोई इसमें नहीं। यूपीआई 2366 करोड़ एक ही जुलाई 2026 महीना में ट्रांजैक्शन किए पूरे देश में चल रही है। हम इसका वैल्यू समझ रहे हैं और 11 देश में लाइव यूपीआई आज भी अवेलेबल है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में। इसीलिए मैं सभी मेंबर्स को ये बताना चाह रही हूँ, इस मॉडल को सस्टेनेबल रखना भारत देश के हित में, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा ताकत है। आज देश में बहुत विदेश में हमसे पूछ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें भी दे। देश भर में विदेशी अनुसंधान विनियमन संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए को लेकर व्यापक चर्चा जारी है। इस विधेयक को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। विधेयक के प्रावधानों को लेकर बढ़ती उत्सुकता और आशंकाओं के बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सभी प्रमुख बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की है। विनय मोहन क्वात्रा ने स्पष्ट किया कि यह कानून नियम कायदों का पालन करने वाले एनजीओ को बंद करने या विदेशी मदद रोकने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता लाना और व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा नियम बनाने वाला कोई अकेला देश नहीं है। अमेरिका में 1938 से एफएआरए और 2010 से एफएटीसीए लागू है। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 और कनाडा ने 2024 में ऐसा कानून बनाया।
ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरह का नियम 2025 से लागू हो चुका है। वह यूरोपीय संघ भी इस पर कानून बना रहा है। विनय मोहन क्वात्रा ने साफ किया कि ये कानून किसी भी संस्था को बंद करने या विदेशी मदद रोकने के लिए नहीं लाया गया है। ये नियम बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और संगठनों पर एक समान लागू होगा, ताकि धार्मिक शिक्षा, पूजा पाठ और समाज सेवा के कामों में मिलने वाला पैसा पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो सके। क्वात्रा ने संपत्ति जब्ती की आशंकाओं को भी खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संपत्ति का राज्य सरकार के पास जाना कोई नया नियम नहीं है, बल्कि 2010 से चला आ रहा कानून है। नया विधेयक तो उल्टा एनजीओ को राहत देता है। अगर संस्था का रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल हो जाता है तो उसकी पूरी संपत्ति और बचा हुआ फंड वापस लौटा दिया जाएगा। भारत में कार्यरत एनजीओ की फंडिंग में विदेशी पैसों की कमी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर विनय क्वात्रा ने स्थिति स्पष्ट की और इससे आशंकाओं को सिरे से खारिज किया। क्वात्रा ने कहा कि भारत में विदेशी पैसा कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। 2010-2011 में जहां भारत को 1.2 अरब डॉलर का विदेशी फंड मिला, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.67 अरब डॉलर हो गया है। ऐसे में लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यह कानून किसी को विदेशी दान या मदद लेने से नहीं रोकता। बस 3 आसान बातें ही कहता है: रजिस्टर करें, सही नियम से पैसा लें और उस पैसे का सही हिसाब दें। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच आज नई दिल्ली में पोर्टर कंपनी के 10,000वें इलेक्ट्रिक ट्रक को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। पोर्टर लॉजिस्टिक और ऑन डिमांड ट्रैकिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम के दौरान इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स, बैटरी स्वैपिंग और स्वच्छ परिवहन के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। माल ढुलाई और शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण कम करने के साथ साथ टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। देश में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में E20 पेट्रोल एक अहम पहल है। पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन को अपनाने से पहले वाहन सुरक्षा और प्रदर्शन को लेकर वैज्ञानिक स्तर पर व्यापक जांच की गई है। E20 की शुरुआत को लेकर यह सुनिश्चित किया गया है कि अलग अलग पीढ़ियों के वाहनों में इसका इस्तेमाल सुरक्षित और भरोसेमंद रहे। इसी उद्देश्य से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने वाहन निर्माताओं के साथ मिलकर विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन किया। इस परीक्षण में BS3, BS4 और BS6 मानकों वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को शामिल किया गया है। जांच के दौरान इंजन प्रदर्शन, ड्राइविंग अनुभव, ईंधन प्रणाली की कार्यक्षमता, उत्सर्जन स्तर और वाहन में इस्तेमाल सामग्री की अनुकूलता जैसे महत्वपूर्ण मानकों का मूल्यांकन किया गया। तुलनात्मक परीक्षणों के परिणामों से ये सामने आया कि वाहनों में E20 ईंधन के उपयोग से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। यह अध्ययन पहले भी E5 और E10 ईंधन मूल्यांकन अनुभवों पर आधारित है। एविडेंस आधारित यह परीक्षण भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में विश्वास को मजबूत करता है। E20 न सिर्फ कम उत्सर्जन वाले भविष्य की ओर कदम है, बल्कि सुरक्षित, भरोसेमंद, टिकाऊ मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ICAR के छात्रों की छात्रवृत्ति का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरण किया। कृषि मंत्री ने करीब 6,000 से अधिक छात्रों को तकरीबन 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की सिंगल क्लिक कर ट्रांसफर किए। मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले जब तक स्कॉलरशिप की राशि छात्रों तक पहुंचती थी, तब तक परीक्षाएं खत्म हो जाती थी। बच्चों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता था। अब एक सिंगल क्लिक पर सभी छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि सही समय पर पहुंच रही है। स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है? सही समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई की। और नहीं तो पता चला कि जब सारी दिक्कतें और परेशानियां झेल ली, पैसे का जुगाड़ कर लिया,
मम्मी पापा परेशान हुए और बाद में स्कॉलरशिप आई तो क्या करेंगे। मैं जाट साहब आपको पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। सिंगल क्लिक से हर महीने समय पर बच्चों को स्कॉलरशिप पहुंचेगी। हर घर तिरंगा अभियान करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और खास है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खबरें। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। आज़ादी के पर्व से पहले देश के कोने कोने से हर घर तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर जोश नजर आ रहा है। पुडुचेरी से शुरू हुआ ये अभियान देश के सभी राज्यों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जहां देश के कई शहरों में तिरंगा यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा देश तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्त के रंग से सराबोर हो रहा है। हर घर तिरंगा यानी हर दिल तिरंगा। जी हाँ, आजादी के उत्सव से पहले हर घर तिरंगा अभियान के जरिए पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की झलक देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है। देशवासियों में तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसकी कुछ झलकियां इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल से है, जहां आज मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। तो वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में भव्य तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को हर दिल तिरंगा जन आंदोलन में बदलने का आग्रह किया। वहीं तीसरी तस्वीर है नागालैंड से, जहां आज कोहिमा के इको पार्क में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत एक 2 व्हीलर रैली का आयोजन हुआ। वहीं चौथी तस्वीर बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज भारत की स्वतंत्रता, एकता और गौरव का प्रतीक है। और आखिरी तस्वीर है हिमाचल से, जहां देश भर में देशभक्ति, एकता और राष्ट्र गौरव का संदेश गूंज रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से इस अभियान में शामिल होने की अपील कर चुके हैं, तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से इस अभियान में एकजुट होकर शामिल होने की अपील की है। उन्होंने आज एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान हमारे देश की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, जो हमें विकसित भारत बनाने के प्रयास में एकजुट करता है। इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह अभियान हर देशभक्त के लिए इस आयोजन को और भी भावुक और हृदय स्पर्शी बना देता है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूं कि वे तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर इस अभियान में शामिल हों और इसे उत्साहपूर्वक मनाएं। साथ ही तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करें। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना और स्वतंत्रता दिवस से पहले घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर एक वीडियो साझा किया और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने लिखा कि हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा। आइए तिरंगे के सम्मान और देश के गौरव को हर घर तक पहुंचाएं। आपको हम बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुई थी। मकसद था तिरंगे को सिर्फ सरकारी आयोजनों का हिस्सा नहीं, बल्कि हर भारतीय के घर और जीवन का हिस्सा बनाना और राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोगों का एक व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ता कायम करना।
समय के साथ ये पहल एक बड़े जन भागीदारी अभियान में बदल गई और इस साल ये अभियान 9 से 17 अगस्त तक चल रहा है। इससे वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से भी जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी भी राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द अपनी साहित्यिक सीमाओं से आगे बढ़कर कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। वे एक युद्ध घोष, एक साझा स्मृति और बांधने वाली शक्ति का रूप ले लेते हैं। वंदे मातरम देश के युवाओं और नागरिकों की उस मूल भावना को छूता है जो अपने देश के जुड़ाव और मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम से पैदा होता है। वंदे मातरम केवल इतिहास की याद नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक पहचान और मूल्यों की पुनरावृत्ति है जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं। और इसी कारण 19वीं सदी की ये रचना 21वीं सदी में ही उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम कोई एक अवशेष नहीं है जिसे समय ने शीशे में कैद कर दिया हो। ये भारतीय संस्कृति के पहचान की एक जीवंत सांस लेती हुई अभिव्यक्ति है जो इसे अपनाने वाली हर पीढ़ी के साथ निरंतर विकसित होती रही है। वंदे मातरम 21वीं सदी की दुनिया में बड़े हो रहे युवाओं को भारत की सभ्यता, संस्कृति और समृद्ध अतीत से जोड़ता है, जिनकी बदौलत हमें स्वाधीनता मिली। यह केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारी विरासत का उत्सव है। वंदे मातरम 21वीं सदी की पीढ़ी को याद दिलाता है कि हमारी विविधता चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, हम सब एक महान राष्ट्र का हिस्सा हैं, जिसे एक ही मातृभूमि ने पोषित किया है। हमारी सभ्यतागत विरासत एक जैसी है। आज जब 21वीं सदी के भारतीय युवा वंदे मातरम गाते हैं तो वे केवल उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे होते जिन्हें उनके पुरखों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाया था, बल्कि वे उस संघर्ष से अपने जुड़ाव की पुष्टि कर रहे होते हैं और साथ ही उसे समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में प्रासंगिक बना रहे होते हैं। वंदे मातरम जिस विविधता में एकता की भावना का समर्थन करता है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह युवाओं को याद दिलाता है कि हमारी असली शक्ति साथ खड़े होने में है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो चेन्नई के किसी कक्ष, कोलकाता की किसी सभा और पंजाब के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को एक सूत्र में बांध देता है, और यही वंदे मातरम का जादू है। ये राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर सीधे हर भारतीय युवा की आत्मा से संवाद करता है। दादा दादी से सुनी स्वतंत्रता संघर्ष की कहानियों के माध्यम से या फिर लोकप्रिय संस्कृति में वंदे मातरम की सशक्त मौजूदगी के कारण युवा इससे निजी जुड़ाव महसूस करते हैं। वंदे मातरम युवाओं में वो भावनात्मक गहराई प्रदान करता है जो सिर्फ एकता की मांग ही नहीं करता, बल्कि उनके साथ अपनापन जगाता है। यही हमेशा से भारत की विशेषता रही है। वंदे मातरम अपने सर्वोत्तम रूप में इसी सिद्धांत का सजीव रूप है। वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति गहरे सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना जगाता है। ऐसी भावना जो राष्ट्र के भविष्य में सकारात्मक योगदान देने की इच्छा को प्रेरित करती है। वंदे मातरम की इसी भावना को देखते हुए गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सभी सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाना अनिवार्य है और इसे राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। यही नहीं, राष्ट्रीय गीत के अपमान को रोकने के लिए संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी पारित किया है। इस तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम समाज और युवाओं के लिए एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है जो उन्हें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।
तो मां भारती की वंदना और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम का अमर मंत्र है वंदे मातरम। और अब रुख करेंगे सिक्किम की तरफ। सिक्किम के गंगटोक में केंद्रीय संचार ब्यूरो और पीआईबी की ओर से 2 दिवसीय एकीकृत जन जागरूकता एवं संचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरताशी नामग्याल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ गंगटोक के एसडीएम महेंद्र छेत्री ने किया। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान और हर घर तिरंगा अभियान पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान चर्चा सत्र, ओपन क्विज और एक्सटेम्पोर भाषण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर सरोजा प्रधान, लेखिका उषा शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कल पेंटिंग प्रतियोगिता और चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। नौ अगस्त 2016 को शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम अब अपने 10 साल पूरे कर चुका है। इन 10 वर्षों में जेम ने सरकारी खरीद के पुराने तौर तरीकों को बदलते हुए खरीद प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी, आसान और प्रतिस्पर्धी बनाया है। अब जेम की नज़र अपने अगले पड़ाव पर है और ये पड़ाव है जेम 2.0। 10 साल पहले शुरू हुई एक डिजिटल पहल आज सरकारी खरीद की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। 9 अगस्त 2016 को शुरू हुआ जेम अब सिर्फ सरकारी खरीद का मंच नहीं रहा। ये सरकारी खरीद में पारदर्शिता, बेहतर व्यवस्था और समान अवसर का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। पहले जहां सरकारी खरीद की प्रक्रिया में काफी समय लगता था और कई स्तरों से गुजरना पड़ता था, वहीं जेम ने तकनीक के जरिए इस प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया। इसका फायदा देश के छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, नई कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को भी मिला। Our ambition is to make GEM the world's most trusted, intelligent and inclusive public procurement platform. To every buyer in this room and beyond, जेम की 10 साल की कामयाबी के आंकड़े भी इसकी तस्वीर साफ करते हैं। जेम के जरिए अब तक 18,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी खरीद हो चुकी है। इस दौरान 2,17,00,000 से ज्यादा आदेश दर्ज किए गए। आज जेम पर करीब 25 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता मौजूद हैं, जबकि सरकारी खरीद करने वाले 1,36,000 से ज्यादा खरीदार भी इससे जुड़े हैं। खास बात यह है कि जेम के सक्रिय विक्रेताओं में करीब 72% सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं। इन उद्यमों से अब तक करीब 8,69,000 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है। यानी जेम ने छोटे कारोबारियों को सिर्फ सरकारी बाजार तक पहुंच ही नहीं दी, बल्कि उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर भी दिया है। बेहतर कीमतों और बढ़ी प्रतिस्पर्धा से सरकार को भी फायदा हुआ। जेम के जरिए अब तक करीब 1,76,000 करोड़ रुपए की शुद्ध सामाजिक बचत हुई है। अब बारी जेम 2.0 की है। AI enabled new portal, new platform, and I do hope it will help in the entire procurement process, help our sellers buy more intelligently. It will flag any kind of misuse that anybody may attempt on the platform and help more intelligent buying. जेम की 10 साल की कहानी सिर्फ सरकारी खरीद में बदलाव की कहानी नहीं है। ये इस बात की भी मिसाल है कि किस तरह डिजिटल तकनीक सरकारी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बना सकती है। हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम हर सिटी में जाके एक ऑफिस स्केल कर पाए, बट जब से जेम आया है सब एवरीथिंग हैज बिकम फेयर और अब हमारा ये फायदा है कि हम लोग पैन इंडिया काम कर सकते हैं देहरादून में ऑफिस रह कर भी। जेम पे आने के बाद हमें विजिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मिली है। अपने प्रोडक्ट को समझाना और वो कितना एप्लीकेबल है कहीं भी डिप्लॉय करने के लिए, वो जेम पे होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नेचर होता है कि आप एक OEM है, जेन्युइन OEM है। जेम के साथ जुड़ने का बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ही डिस्टिंग्विश, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है और जेम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक हमारी हम बोलेंगे कि सक्सेस का एक पार्ट है हमारे लिए। 10 साल का ये सफर जेम की उपलब्धियों का जश्न तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये अगले दशक की तैयारी है।
जिम 2.0 के साथ कोशिश है कि भारत सरकार खरीद को और पारदर्शी, तेज, तकनीक आधारित और समावेशी बनाए। अजय मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। ये जो आप सोशल